हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा आईएएस। आज की इस सेशन में मैं एक बेहद ज्वलंत मुद्दा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं और वो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपालों की विवादास्पद भूमिका। हाल फिलहाल में या फिर आप कह लीजिए आए दिन गाहे बेगाहे आप राज्यपालों की विवादास्पद भूमिका के बारे में सुनते रहते हैं, उस पर चर्चा करते रहते हैं। आमतौर पे उन राज्यों के अंदर राज्यपालों की भूमिका अक्सर विवादास्पद बन जाती है जहां प्रतिपक्षी पार्टियों की सरकारें होती है। जैसे आज के दौर में आप देखेंगे तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटका के अंदर, कुछ समय पहले केरला के अंदर राज्यपाल और वहाँ की सरकार के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिल रही थी। ये बेसिकली भारतीय राज व्यवस्था के अंदर जब से राज्यपाल पद का सृजन हुआ है तभी से ये परंपरा जारी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राज्यपाल की भूमिका को हम विवादों से मुक्त बना सकते हैं या फिर बहुत से बहुत कर सकते तो केवल इनके विवादास्पद भूमिका को कम कर सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताऊं, भारतीय राजनीति के अंदर राज्यपाल पद का सृजन ब्रिटिश काल में ही हो गया था। 1857 की क्रांति के बाद तत्कालीन ब्रिटिश औपनिवेशिक हुकूमत ने यह मंथन शुरू कर दिया था कि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में जो शासन सत्ता संचालित हो रही है शायद अपने दायित्वों का ठीक तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रही है या फिर ब्रिटिश भारतीय जनता का विश्वास खोती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन ब्रिटिश संसद ने 1858 का भारतीय शासन अधिनियम पारित किया और 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के तत्वाधान में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत समाप्त कर दी गई और ब्रिटिश भारत के शासनिक प्रशासनिक दायित्वों को प्रत्यक्ष तौर पे, सीधे तौर पे ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही पहली बार ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के अंदर प्रांतीय गवर्नरों की व्यवस्था की गई। फिर आगे चलकर जब 1935 का भारतीय शासन अधिनियम आया तो उस दौरान भी प्रांतीय गवर्नरों की व्यवस्था बनाए रखा गया और उनकी शक्तियों में कोई कटौती नहीं की गई, उल्टे उनकी शक्तियों को और थोड़ा बढ़ा ही दिया गया, क्योंकि प्रांतीय गवर्नरों को बेसिकली वायसराय के नियंत्रण में अपने दायित्वों का निर्वहन करना होता था। वही वायसराय जिसे 1858 के भारत शासन अधिनियम से पहले भारत का गवर्नर जनरल कहकर संबोधित किया जाता था। फिर जब 15 अगस्त 1947 को हमने स्वाधीनता हासिल की और स्वाधीनता के उपरांत जब हमने संविधान लेखन के कार्य को तीव्रता प्रदान की, उसी दौरान हमारी संविधान सभा के पटल पर गवर्नर के पद को लेकर व्यापक चर्चा हुई और अंततोगत्वा निष्कर्ष यह निकाला गया कि गवर्नर पद की व्यवस्था को स्वाधीन भारत की संवैधानिक योजना में भी स्थान दिया जाएगा। और इस तरह से हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 में आर्टिकल 153 में यह व्यवस्था कर दी गई कि भारत में प्रांतों के अंदर राज्यपाल की व्यवस्था होगी, प्रांतीय राज्यपालों की, जो बेसिकली राज्य में संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाएंगे। अनुच्छेद 155 और 56 में यह व्यवस्था की गई कि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे। यानी एक बात तय हो गई कि राज्यपालों के ऊपर केंद्रीय सरकार का हस्तक्षेप व नियंत्रण कायम रहेगा, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से जब हम कहते हैं कि कोई कार्य राष्ट्रपति के नियंत्रण में संचालित हो रहा है तो व्यवहार में वो बेसिकली प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के द्वारा नियंत्रित हो रहा होता है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों की बात की गई है। वर्तमान संदर्भ में देखें तो कोर्ट मार्शल के मामले को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग हर एक मामले में राज्यपाल को वैसी ही क्षमादान शक्तियाँ हासिल है जैसे भारत के राष्ट्रपति को। अगर हम अनुच्छेद 163 में प्रवेश करें तो अनुच्छेद 163 राज्यपाल को तमाम प्रकार की डिस्क्रेशनरी पावर देता है। डिस्क्रेशनरी पावर, विवेकाधीन शक्तियाँ, स्वविवेकी शक्तियाँ। थोड़ा सा मैं विवेकाधीन शक्तियों पर चर्चा कर लूँ। देखिए, राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों को जानने से पहले हमें ये जान लेना होता है कि देश के अंदर राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है और किस प्रकार की सरकार है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ संघात्मक कोटि की राज व्यवस्था है जिसका क्लियरली मेंशन किया गया है, उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 1 के अंदर। और भारत की जो संघात्मकता है अपने आप में विशिष्ट कोटि की है। ऐसी संघात्मकता दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं पाई जाती।
भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र को बेहद शक्तिशाली बनाया गया है और राज्यों को लगभग अपनी हर प्रकार की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए केंद्र पर निर्भर बना दिया गया है। साथ ही साथ अन्य देशों में पाई जाने वाली संघीय व्यवस्थाओं की तरह भारत में संघ राज्यों के मध्य हुए वैधानिक समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि स्वयं केंद्र की पहल पर शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में सहूलियत हासिल करने के लिए राज्यों का गठन किया गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ एक ऐसी संघात्मक व्यवस्था की नींव रखी गई जहाँ केंद्र राज्यों को किसी न किसी रूप में नियंत्रित करता रहेगा। इसी संघात्मक व्यवस्था के साथ राज्यपाल की ट्यूनिंग दिखती है, यानी राज्यपाल पद का जो सृजन है वो हमारी राज व्यवस्था की प्रकृति के अनुकूल है। इसलिए अक्सर जब आप सुनते होंगे कि क्यों ना भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से राज्यपाल पद को ही खारिज कर दिया जाए, क्या करना है, आर्टिकल 153 को अमेंड कर दो और अमेंडमेंट के माध्यम से उसका ओमिशन कर दो, ख़त्म कर दो, राज्यपाल की कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट जा रहे हैं। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ ये भी कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हमसे और आपसे यह अपेक्षा रखते हैं कि हम उनका अनुपालन करें, उनका अनुसरण करें। अगर किसी पोजीशन को लेकर, किसी व्यवस्था को लेकर समस्याएं पैदा हो रही हैं तो उन समस्याओं का सोल्यूशन भी हो सकता है। तो बेहतर होगा कि हमें सुधारवादी रवैया अपनाना चाहिए, आमूल परिवर्तनवादी रवैये से बचना चाहिए। क्योंकि जब हम आमूल परिवर्तनवादी रवैये की बात करते हैं तो वहाँ अपनी गलतियों से सीखने का हमें अवसर नहीं मिलता, लेकिन जब हम सुधारवादी तरीके का अनुसरण करते हैं तो हमें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर मिलता है। तो ये कहना कि राज्यपाल पद को समाप्त कर दिया जाए, मेरा निजी रूप से ऐसा मानना है कि ये कहीं से भी उचित नहीं होगा, संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होगा। खैर, तो एक बात तो तय हो गई कि भारतीय संविधान की प्रकृति के अनुरूप है राज्यपाल का पद, और ये 1858 से ही चला आ रहा है। दूसरी बात, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली की अपनी कुछ खास विशेषताएं होती है। जैसे यहाँ अगर हम शासन के अंगों के मध्य शक्ति पार्थक्य की बात करें, सेपरेशन ऑफ पावर की, तो यह पाएंगे कि विधायिका व कार्यपालिका के बीच क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, सुस्पष्ट शक्ति पार्थक्य को महसूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की उत्पत्ति विधायिका की गर्भ से होती है। लिहाजा कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है और कार्यपालिका अपने अस्तित्व में तभी तक कायम रह सकेगी जब तक उसे विधायिका का विश्वास हासिल होता रहे। ये पहली विशेषता हुई संसदीय शासन प्रणाली की। दूसरी जो अहम विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर दोहरे प्रमुखों का प्रावधान होता है। दोहरे प्रमुखों का मतलब ये हुआ कि एक सरकार का प्रमुख और दूसरा राज्य का प्रमुख। और सबसे मज़ेदार बात यह है संसदीय शासन व्यवस्था की कि यहाँ सरकार के प्रमुख के पास ही वास्तविक शक्तियाँ होती है, राज्य प्रमुख के पास नहीं। राज्य प्रमुख को बेसिकली संवैधानिक प्रमुख का दर्जा हासिल होता है। अगर हम भारत में सरकार प्रमुख और संविधान प्रमुख की बात करें तो केंद्रीय स्तर पर सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, संविधान के मुखिया भारत के राष्ट्रपति होते हैं। हूबहू यही संसदीय प्रणाली का मॉडल आपको राज्यों के स्तर पर भी दिखेगा, जहां राज्य सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे और राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्य के राज्यपाल होंगे। भारतीय संसदीय व्यवस्था के अंदर सरकार के मुखिया और संविधान के मुखिया के मध्य संबंधों का रेखांकन समय समय पर भारतीय न्यायपालिका करती रही है। जैसे अगर हम 1955 का मामला देखें, राम जवाया वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस, 1971 का मसला है, एक वाद है, यूएन रॉय वर्सेज इंदिरा गांधी केस। फिर आप आ जाइए 1974 शंकर सिंह वाद। इन सारे वादों के हवाले से, इन सारे केसेस के हवाले से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संसदीय व्यवस्था के अंदर सरकार
तथा संवैधानिक प्रमुख के बीच के महत्व को प्रदर्शित किया है और खास करके केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के बीच के संबंध को बयां किया है और ये बताया है कि माना कि राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं और मंत्रिपरिषद उनकी सलाहकार होती है, लेकिन वास्तव में संसदीय शासन व्यवस्था राज्य प्रमुख अथवा सरकार प्रमुख को वास्तविक शक्तियां दे ही नहीं सकती। वास्तविक शक्तियां तो सरकार के मुखिया के पास होगी, एक ऐसी सरकार जो आम जनमानस द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई होती है। इसलिए भले ही संविधान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के संबंध को कार्यपालिका प्रमुख व सलाहकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, या फिर राज्यों में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के संबंध को सलाहकार और कार्यपालिका प्रमुख के रूप में प्रस्तुत किया गया है, व्यवहार में हमें इसके विपरीत सिद्धांत को मानना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सलाहकार नहीं है। वास्तव में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाहकार की भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि इनके पास लंबा चौड़ा पॉलिटिकल अनुभव होता है। ये आर्टिकल 53 और 74 की रिलेशनशिप तो यही है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by the Prime Minister of India to aid and advise the President of India as far as the discharging of his administrative or executive responsibilities are concerned। जिससे साफ साफ पता चलता है कि 74 मंत्रिपरिषद को सलाहकार की भूमिका में स्थापित कर रहा है, बट हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में राज्य प्रमुख अथवा संविधान प्रमुख के पास डिफैक्टो पावर्स हो ही नहीं सकते। उनके पास जब भी होंगे डिज्योर पावर्स होंगे। दूसरी बात, संसदीय शासन व्यवस्था में संवैधानिक प्रमुखों का जो पद होता है या जो उनका कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, वो ज़्यादातर तौर पे सेरेमोनियल डिवाइस के रूप में इस्तेमाल होता है। सेरेमोनियल डिवाइस जहां सरकारी फंक्शंस आयोजित किए जाते हैं, विदेशी मेहमानों के साथ, राष्ट्राध्यक्षों के साथ दावतें उड़ाई जाती है और साथ में थोड़ा मोड़ा प्राधिकारिता के ऑफिस के रूप में भी इनकी पहचान होती है, थोड़ी प्राधिकारिता भी होती है। और ये जो प्राधिकारिता होती है, ये बेसिकली संविधान द्वारा वास्तविक शक्तियों के रूप में प्रदान नहीं की गई होती, बल्कि विवेकाधीन शक्तियों के रूप में प्रदान की गई होती है। यानी संसदीय शासन व्यवस्था में संविधान के हवाले से केंद्रीय संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति तथा प्रांतीय संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, इनको जो भी शक्तियां मिलेगी स्वविवेकी शक्तियों के रूप में हासिल होगी, विवेकाधीन शक्तियों के रूप में हासिल होगी। इन्हें वास्तविक शक्तियां संविधान नहीं देगा, क्योंकि वास्तविक शक्तियां सरकारों के पास होंगी, केंद्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास और राज्य के स्तर पे मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास। अब सवाल उठता है कि भारतीय संविधान के तहत ऑब्वियसली राष्ट्रपति और राज्यपाल को स्वविवेकी शक्तियां प्रदान की जाएगी। तो जब हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों की बात करते हैं, तो यही से हमें पता चल जाता है कि दोनों की भूमिका क्या है। राष्ट्रपति की भूमिका का जहां तक सवाल है, उसकी एकमेव भूमिका है देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना। वही जब हम राज्यपाल की तरफ जाते हैं, तो राज्यपाल दोहरे दायित्वों का निर्वहन करता है। एक तरफ वो राज्य के भीतर संविधान के मुखिया की भूमिका निभाता है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के अंदर केंद्र के प्रतिनिधि की भी भूमिका में होता है, केंद्र के प्रतिनिधि की भूमिका में। और जब वो केंद्र के प्रतिनिधि की भूमिका में होता है, तब उसकी आस्था, उसकी निष्ठा केंद्र सरकार के प्रति होती है। और आमतौर पे देखा गया है हमारे यहाँ राज्य के अंदर
अपने संवैधानिक प्रमुख की पहचान को उतना व्यापक नहीं बना पाते जितना केंद्र के प्रतिनिधि की पहचान के रूप में वो पहचाने जाते हैं, और मामला यहीं बिगड़ जाता है। इसके पीछे भी वजह है, और संवैधानिक वजह ही है। अनुच्छेद 155 जो ये कहता है कि भारत के प्रांतीय राज्यपालों का या भारतीय प्रांतों के राज्यपालों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकेंगे। मीन्स द गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दे शैल बी होल्डिंग देयर ऑफिस ओनली ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो क्लॉज है या कह सकते हैं फ्रेज है, ओनली ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यपाल के पद को कंट्रोवर्शियल बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सामान्य भाषा में कह लीजिए राष्ट्रपति की चाहत अनुसार राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकेंगे, यानी राज्यपालों को टेन्योर की सिक्योरिटी हासिल नहीं है। और राष्ट्रपति की चाहत भारतीय संसदीय व्यवस्था में वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की चाहत होती है। तो जाहिर सी बात है, राज्यपाल सरकार के प्रतिनिधि की भूमिका के रूप में जब काम करने लगता है और उसी पर उसका अधिकाधिक फोकस होता है, तो आमतौर पे राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार एक कंट्रोवर्सी बन जाती है, और उस कंट्रोवर्सी में एजेंट की भूमिका राज्यपाल निभाने लगता है। संवैधानिक रूप से तो राज्य के राज्यपालों को राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन राज्यपाल पद की विवादास्पद स्थिति की वजह से कई बार आलोचक इन्हें राज्य में केंद्र के एजेंट के रूप में कहकर संबोधित करते हैं। राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं या प्रशासनिक शक्तियां या न्यायिक शक्तियां, ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान ने योजनाबद्ध तरीके से राज्यपालों को यह शक्तियां दी है ताकि वास्तव में वह केंद्र के प्रतिनिधि की भूमिका निभा सके, और ये सच्चाई है। आपको बताऊं, अब चूंकि संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर ये संवैधानिक प्रमुख हैं, तो संवैधानिक प्रमुखों को वास्तविक शक्तियां तो मिलेंगी नहीं, डिफैक्टो पावर्स नहीं मिल सकता, मिलेगा तो डिज्योर पावर्स ही मिलेगा। लेकिन अगर हम डिज्योर पावर्स की बात भी करें, जिसे हम बेसिकली विवेकी शक्ति के रूप में कंसीडर करते हैं डिज्योर पावर्स को, तो ये विवेकी शक्तियां भी संविधान राष्ट्रपति को प्लानिंग के तहत नहीं प्रदान करता। वो एक महज संयोग है कि कुछ अवसरों पर राष्ट्रपति को स्वविवेकी शक्तियां हासिल हो जाती है, लेकिन राज्यपालों को तो हमारे संविधान में मतलब वेल प्लान मैनर में पूर्ण योजनाबद्ध तरीके से स्वविवेकी शक्तियां दी गई हैं। आप अनुच्छेद 163 परंतुक 1 का हवाला दे सकते हैं, अनुच्छेद 163 परंतुक 2, अनुच्छेद 163 परंतुक 3, 166 परंतुक 1, अनुच्छेद 200, ये तमाम ऐसे प्रावधान हैं जो साफ साफ दर्शाते हैं कि बेहद प्लानिंग के तहत राज्यपालों को संविधान ने स्वविवेकी शक्तियाँ प्रदान की है। अनुच्छेद 163 परंतु 2 तो यहाँ तक कह डालता है कि राज्यपाल की कौन सी शक्ति उसकी स्वविवेकी शक्ति होगी, इसे निर्धारित करने की स्वविवेकी शक्ति भी राज्यपाल में ही निहित है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्यपाल के पद को संविधान के तहत कितना मजबूत बनाया गया है। और मजबूत बनाने के पीछे एक ही वजह है कि यह समुचित तरीके से राज्य के अंदर केंद्र के प्रतिनिधि की भूमिका निभा सके, और राज्य के अंदर केंद्र के प्रतिनिधि की भूमिका निभाने में कोई बुराई नहीं है। यह तो मैं शुरुआत में ही आपको बताया कि हमारे संघीय ढांचे के अनुरूप है। केंद्र द्वारा जब राज्यों को नियंत्रित किया जाना है, तो राज्यों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र अलग अलग हथकंडे अपनाएगा, उसी में से एक हथकंडा राज्यपाल का पद है। इसमें क्या बुराई है? हाँ, लेकिन यह भी सच है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंध भी स्मूथली चलते रहने चाहिए, केंद्र राज्य संबंधों में व्यवधान पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब केंद्र राज्य संबंधों में जो कड़ी की भूमिका निभाते हैं, अगर वही विवादों के घेरे में आ जाएं, तो फिर केंद्र राज्य संबंध पर भी चोट पहुंचती है। तो हमारे यहाँ शुरुआत से ही यह प्रयास किया जाता रहा कि
ऐसा क्या करे जिससे राज्यपाल के पद को कंट्रोवर्सी लेस बना सके। देखिए एक बात ध्यान रखिए, राज्यपाल के पद को कभी भी कंट्रोवर्सी फ्री नहीं बनाया जा सकता, विवादों से पूर्णतः मुक्त नहीं किया जा सकता। हाँ, कंट्रोवर्सी लेस बना सकते हैं, कम विवादास्पद बना सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो राज्यपाल के पद को लेस कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए समय दर समय आप देखेंगे अलग अलग कमीशंस कमिटीज़ के माध्यम से रिकमेंडेशंस पेश की जाती रही है। जैसे इसमें सबसे जो अहम रिकमेंडेशंस है वो है बेसिकली सरकारिया कमीशन की, जो 1988 में रखी गई थी। सरकारिया ने कई सारे मानकों पर सरकार को सुझाव दिया जिसके सहारे राज्यपाल के पद को थोड़ा कम कंट्रोवर्शियल बनाया जा सकता है, जिसमें ये कहा गया कि जिस किसी भी व्यक्ति को आप राज्यपाल बनाना चाहते हैं, आप मतलब केंद्र सरकार, यह ध्यान रखें कि वो व्यक्ति लंबे समय से एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर का होना चाहिए। अब ये नहीं कि कल तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में थे और आज उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाकर भेज दिए। समझ रहे हैं? ये भी कहा गया कि जो व्यक्ति लंबे समय तक किसी राज्य के अंदर पॉलिटिक्स करते रहा है, कम से कम उस राज्य में उस व्यक्ति को राज्यपाल ना बनाया जाए। साथ ही साथ जब भी राज्यपाल की नियुक्ति हो, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को विश्वास में लिया जाए। एक सुझाव तो ये भी है कि क्यों ना एक समिति के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति हो, जिसमें प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, स्पीकर लोकसभा हो, और जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जानी है उस राज्य का मुख्यमंत्री हो। तो ऐसा करके हम इन्हें कंट्रोवर्सी फ्री, मतलब लेस कंट्रोवर्शियल बना सकते हैं। क्योंकि देखो, राज्यपाल जो कुछ भी करता है इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वास्तव में वो केंद्र सरकार कर रही होती है, क्योंकि राज्यपाल तो जस्ट लाइक एक एजेंट है, वो केंद्र के इशारे पर उसे काम करना है। आप देखेंगे विधायी शक्तियां भी राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से अधिक है। जिसे राष्ट्रपति कम से कम धन विधेयक पर कोई विलंबन पैदा नहीं कर सकते, कोई डिले कॉस्ट नहीं कर सकते, राज्यपाल कर सकता है। आर्टिकल 200 में साफ साफ लिखा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल अपने पास आरक्षित कर सकते हैं राष्ट्रपति की अनुमति लेने के लिए। और कितने समय तक वो आरक्षित रख सकते हैं, संविधान में इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। अनुच्छेद 356 के तहत देश में प्रशासनिक अथवा संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र अथवा प्रशासनिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति को प्रांत में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार करके भेज सकते हैं। और जब 356 को अप्लाई करने के लिए राज्यपाल रिपोर्ट तैयार करता है तो अपने स्वविवेक से करता है। राज्य सरकार के रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों के संबंध में हर 15 दिन पे राज्यपाल केंद्र को पाक्षिक रिपोर्ट भेजता है, फोर्टनाइटली रिपोर्ट। ये सब कुछ ऐसी शक्तियां हासिल है राज्यपाल को, जो अक्सर जब वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करता है तो राज्य सरकारों को नाराजगी होती है। अब देखिए, आमतौर पे कहाँ कहाँ समस्या पैदा होती है। एक तो विधेयकों को पारित करने को लेकर, यानी विधानमंडल विधेयक पारित करके इनके पास भेज रही है इनकी सहमति के लिए, इनके असेंट के लिए, और पता चला कि इन्होंने असेंट देने से मना कर दिया या राष्ट्रपति की अनुमति के लिए अपने पास रिजर्व कर लिया। तो इससे तो विधायी कार्यों के साथ समस्या पैदा होगी। प्लस अगर मान लीजिए राज्य विधानसभा का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुई, तो वैसे में राज्यपाल अपने स्वविवेक के अनुसार सरकार बनाने का प्रयास करवाता है, सरकार बनवाने का प्रयास करता है। तो वहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्यपाल बायस्ड होकर, पूर्वाग्रहग्रस्त होकर निर्णय लेता हुआ दिखता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो राज्यपाल के पद को विवादास्पद बना देती है। और अक्सर अपने आप देखेंगे कि जैसे सरकारें बदलती हैं
राज्यों के राज्यपाल बदल जाते हैं। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं भाई। अगर केंद्र सरकार को अपने एजेंट की भूमिका में, अपने रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका में किसी को राज्यों के अंदर रखना है तो अपनी पसंद के लोगों को ही रखेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर होनी चाहिए कि आप जिन्हें रख रहे हैं, यानी केंद्र सरकार जिसे राज्यपाल के रूप में राज्य के अंदर देखना चाहती है, उस संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की भी सलाह ले ली जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद राज्यपाल के पद को हम लेस कंट्रोवर्शियल बना सकेंगे। तो ये बेसिकली पूरी कहानी की जड़ है। इसका निष्कर्ष यही निकला, अब तक की चर्चा के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि यह कहना कि राज्यपाल पद को समाप्त कर दिया जाए, यह अपने आप में बचकाना बयान होगा, इसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, राज्यपाल पद की जो व्यवस्था है ये औचित्यपूर्ण है, औचित्य विहीन नहीं है, भारतीय राज व्यवस्था की प्रकृति के अनुरूप है। तीसरा, क्या राज्यपाल के पद को हम पूरी तरह से विवाद मुक्त बना सकते हैं? जवाब होगा बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक केंद्र राज्य संबंध रहेगा, संबंधों में थोड़ी मोड़ी तल्खियां आती रहेंगी। ठीक वैसे ही राज्यपाल का पद थोड़ा मोड़ा विवादास्पद हमेशा ही बना रहेगा। बस कोशिश ये की जानी चाहिए कि इसके पद को कम से कम विवादास्पद बनाएं, क्योंकि राष्ट्रपति की तरह केवल इसे इकहरी भूमिका का निर्वहन नहीं करना है, संवैधानिक प्रमुख की भूमिका। संवैधानिक प्रमुख की भूमिका तो निभाएगा ही, साथ ही साथ इसे राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि की भी भूमिका निभानी होती है। और जैसे मसला आता है राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि की भूमिका का, वहीं पर इसके साथ गाहे बेगाहे कंट्रोवर्सी जुड़ जाती है। तो जब तक प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तनाव की स्थिति रहेगी, तब तक मान के चलिए कि राज्यपाल का पद विवादास्पद बना रहेगा। और लोकतंत्र में प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच विवाद होना ही चाहिए, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और यह विवाद जब तक रहेगा तब तक राज्यपाल का पद भी विवादास्पद बना रहेगा। हाँ, कम विवादास्पद या अधिक विवादास्पद, हमें इसी में किसी एक का चयन करना है। ऑब्वियस सी बात है, इसके पद को कम विवादास्पद पद के रूप में हम देखना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।